गेस्ट पेपर का वीडियो नंबर 3, ऑनलाइन स्टूडेंट और ऑफलाइन स्टूडेंट दोनों के लिए। पहला क्वेश्चन क्या है, फटाफट पढ़ो। ब्लैक पर्ल के नाम से किसको जाना जाता है? किसको जाना जाता है ब्लैक पर्ल के नाम से? पेले को जाना जाता है। फटाफट फटाफट टिक करते रहो, फटाफट क्वेश्चन आगे। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने करी? किसने करी? राजा राम मोहन राय। ओके नेक्स्ट, हु अपॉइंटेड द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना कि जो भी ये जनरल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है, अटॉर्नी जनरल होता है या कैग होता है। कैग क्या होता है? कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ये जो मेन होते हैं, इनको सबको कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति नियुक्त करता है। कौन करता है नियुक्त? राष्ट्रपति। और ये होते कौन है? ये सीनियर आईएएस ऑफिसर्स होते हैं। ठीक है, ओके नेक्स्ट, हु वाज द फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला होम मिनिस्टर कौन था? इंडिपेंडेंट इंडिया का जो पहला होम मिनिस्टर था वो बनने वाले प्रधानमंत्री थे। जब वहां पर वोटिंग हुई थी तो सबसे ज्यादा वोट इनको मिली थी, लेकिन बना दिया किसको? जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बना दिया। तो फिर कौन बने गृह मंत्री? सरदार वल्लभ भाई पटेल। गृह मंत्री भी बोल सकते हैं, उप प्रधानमंत्री भी बोल सकते हो, तो यही थे। ठीक है नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ करेंसी ऑफ रशिया? रशिया की करेंसी कौन सी है? मेन करेंसी तुम्हें पता होनी चाहिए। रबल। रबल किसकी है? रशिया की। येन किसकी है? जापान की। ये जो मेन करेंसी, बांग्लादेश की क्या है? टका। ये जो मेन करेंसी है ये तुम्हें पता होनी चाहिए। अपने कम से कम जो हमारे पड़ोसी देश है इनकी तो पता होनी ही चाहिए। 6th क्वेश्चन, किस ग्रह को ब्लू प्लेनेट भी बोलते हैं? किसको बोलते हैं? देखो ये शनि होता है ना, शनि। अर्थ जो है हमारी पृथ्वी, इसको नीला ग्रह भी बोला जाता है। ठीक है, पानी की वजह से पूरा ब्लू दिखाई देता है। बद्रीनाथ धाम इज डेडिकेटेड टू विच डायटी? कहां पर है बद्रीनाथ धाम? कौन से स्टेट में है बद्रीनाथ? जम्मू कश्मीर में है भैया बद्रीनाथ। सुन लो, कहाँ है बद्रीनाथ? कहाँ है बद्रीनाथ? अभी जो धौलीगंगा में बाढ़ आई थी वो कहाँ पे आई थी? जोशीमठ के पास। जो मैंने क्या बोला था, गंगा जी कौन कौन सी नदी से मिलकर बनती है? मैंने बोला था कि जब नदियां आती है, यहाँ देखो इधर से एक भागीरथी नदी आती है। कहाँ से आती है? सतोपंथ ग्लेशियर के पास से, जिसमें टिहरी डैम बना हुआ है। कौन सा डैम बना हुआ है? टिहरी डैम। एक नदी आती है राजा जी नेशनल पार्क से, जिसको धौलीगंगा बोलते हैं, जिसमें की बाढ़ आई थी 7 फरवरी को। ये धौलीगंगा यहाँ से आती है और इसके साथ एक गंगा इधर से आती है, जिसको विष्णु गंगा बोलते हैं या विष्णु गंगा बोलते हैं, या उसी को मंदाकिनी नदी भी, अलकनंदा नदी भी बोलते हैं। जब ये यहाँ से आती है तो इसके किनारे बसा जो ये अलकनंदा आ रही है ना, ये यहाँ से ये विष्णु प्रयाग में आके धौलीगंगा से मिलती है। कहाँ पर मिलती है? विष्णु प्रयाग में। विष्णु प्रयाग में। तो जब ये आती है, या इसको विष्णु गंगा भी बोलते हैं और अलकनंदा भी बोलते हैं। तो इसके किनारे जोशीमठ, यहाँ पर इधर जहाँ जोशीमठ, इसके बाद जो पड़ता है ये बद्रीनाथ टेम्पल इसी नदी के किनारे पड़ता है। ठीक है, और मिलते कहाँ पर है? ये विष्णु गंगा में आके। यानी जो धौलीगंगा बाढ़ आई थी वो कहाँ पर? वो स्टेट बद्रीनाथ की तरफ नहीं गई। लोगों ने बोला बद्रीनाथ कैसे बच गया? बद्रीनाथ तो उस रूट में था ही नहीं। बद्रीनाथ तो विष्णु प्रयाग से नीचे आ गया, विष्णु प्रयाग से नीचे नंद प्रयाग आ गया। नंद प्रयाग में उससे नंदाकिनी नदी मिलती है। ये वाली जो नदी है यह अलकनंदा नदी है। नंद प्रयाग आया, नंद प्रयाग में नंदाकिनी नदी मिली। उसके बाद कर्ण प्रयाग आया, कर्ण प्रयाग में कौन सी मिली? कर्ण नदी या पिंडर नदी मिली। उसके बाद आया रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग में यहाँ से जो केदारनाथ है ना, केदारताल से एक नदी आती है जिसको क्या बोलते हैं? मंदाकिनी, जिसमें 2013 में प्रलय आई थी। 2013 में जिसमें प्रलय आई थी वो ये वाली है। तो यहाँ पर हो गया क्या? केदारनाथ। तो केदारनाथ के पास से आती है मंदाकिनी, इधर से आती है ये अलकनंदा होते हुए ये आ रही है, ये रुद्रप्रयाग माँ के दोनों मिल जाती हैं। अब चूंकि जो गहरी गंगा या जो गहरी नदी होती है या जो बड़ी नदी होती है, उसी नदी के नाम पे नाम पड़ता है। तो इसलिए छोटी नदी थी, ये बड़ी नदी है, तो ये इसी के नाम पे ये आगे जब ये मंदाकिनी के साथ मिली तो ये आगे अलकनंदा बन के ही चलती रही। उसके बाद आता है श्रीनगर जहाँ गढ़वाल यूनिवर्सिटी का हेडक्वार्टर है। उसके बाद ऐसे चलते चलते ये कहाँ चली पहुंच जाती है? देवप्रयाग में। कहाँ पर आ जाती है? देवप्रयाग, जो कि 5वां प्रयाग हो गया गंगा जी की लाइन में। मैंने क्या बताया? सबसे पहले
यहाँ पर ये विष्णु गंगा, ये धौली गंगा आती है। धौली गंगा बनती कहाँ है? धौली गंगा ऊपर ऋषि गंगा है, जिसपे जो प्रोजेक्ट था, जिसके बारे में तुमने पढ़ा, जो रैणी गांव था, मैंने पढ़ाया था उस वीडियो में, मैंने बताया था ना, जहाँ की कौन थी? जो गौरा देवी थी, जो चिपको आंदोलन शुरू हुआ था वो उसी गांव से शुरू हुआ था। जिस गौरा देवी ने वो शुरू किया था वो रैणी गांव की रहने वाली थी। तो वहीं पर ऋषि गंगा धौली गंगा के साथ मिलती है। फिर धौली गंगा बन के आती है यहाँ विष्णु गंगा में। पहला प्रयाग विष्णु प्रयाग, दूसरा प्रयाग नंद प्रयाग, तीसरा प्रयाग कर्ण प्रयाग। कर्ण प्रयाग में कौन सी नदी मिलती है? मैंने बोला कर्ण नदी या पिंडर नदी। उसके बाद चौथा प्रयाग रुद्र प्रयाग, उसके बाद पांचवा प्रयाग देव प्रयाग। देव प्रयाग में दोनों की दोनों नदियां मिल जाती हैं। इधर से आती है भागीरथी और इधर से आती है अलकनंदा। भागीरथी नदी के ऊपर बना हुआ है कौन सा डैम? टिहरी डैम। ठीक है। कौन सी नदी का संगम था यहाँ पे? एक नदी और आती थी यहाँ पे, उसको भिलंगना नदी बोलते थे। अब नहीं है वो, क्योंकि अब वो पूरा डैम बन चुका, अब संगम नहीं दिखता। पहले वहां पे जब पुरानी टिहरी होती थी वहां पर भिलंगना नदी इधर से आ रखी थी, इधर से भागीरथी आ रखी थी, दोनों की दोनों मिलती थी और मिलने के बाद वो भागीरथी नदी आगे जाती थी। लेकिन अभी नहीं है। अभी क्या है, ये नदी जो है ये बहुत आवाज करते हुए आती है, बहुत तेज शू शू। जब कभी देव प्रयाग में तुम खड़े होंगे तो तुम्हें देखेगा कि बहुत कलकल करती हुई आती है, जबकि ये नदी बिल्कुल शांत होते हुए आती है। इसीलिए इसको सास बोलते हैं और इसको बहू बोलते हैं। सास कौन सी नदी को बोलते हैं? भागीरथी नदी को बोलते हैं। बहू कौन सी नदी को बोलते हैं? अलकनंदा नदी को। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें दो कुंड है, एक वशिष्ठ कुंड है और एक ब्रह्म कुंड है। एक नदी की तरफ वशिष्ठ कुंड है और एक नदी की तरफ ब्रह्म कुंड है। जब ये आती है उसके बाद ये कहां पहुंच जाती है? ऋषिकेश। ऋषिकेश से हरिद्वार, और हरिद्वार के बाद पूरा मैदानी इलाका शुरू हो जाता है। और हरिद्वार से इधर को मुड़ते हुए कहां चली जाती है? अपना कन्नौज और ये होते हुए इलाहाबाद चली जाती है, वाराणसी इलाहाबाद। यमुनोत्री बिल्कुल इसके पास है, यमुनोत्री भी निकली है, बहुत नजदीक है दोनों के दोनों, गंगोत्री और यमुनोत्री। लेकिन ये मिलती कहाँ जाके है? इलाहाबाद में जाके मिलती है। ये कहाँ जाती है? इसलिए तुमको इसके शहर पता होने चाहिए कि जब यहाँ से निकलती है यमुनोत्री से, तो ये ऐसे करके उत्तरकाशी के पास है, पौंटा साहिब से होते हुए, पौंटा साहिब के बाद यमुनानगर, सुना होगा यमुनानगर, उसके बाद कुरुक्षेत्र के पास से होते हुए दिल्ली, दिल्ली से फिर मथुरा, मथुरा से आगरा, आगरा से होते हुए घूमते हुए कहाँ जाती है? इलाहाबाद में जाके मिलती है। समझ में आया? तो ये सारी की सारी नदियों का जाल है, बहुत सिंपल है। तुम्हें जो मेन चीजें हैं, अपनी गंगा जी जो भारत की सबसे लंबी नदी और पवित्र नदी मानी जाती है, वो कहाँ? सतोपंत ग्लेशियर से निकलती है और देवप्रयाग में जाके अलकनंदा से मिलके गंगा जी का निर्माण करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? नहीं, हम थे बद्रीनाथ धाम, डेडिकेटेड टू विच डेटी। बद्रीनाथ धाम में किस भगवान की पूजा की जाती है? तो विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। किसकी? विष्णु भगवान की। और केदारनाथ में किसकी? बाबा केदार, मतलब शिव जी की। ठीक है। अरे ठीक है, ओके। विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? गहरा भी वही है और बड़ा भी वही है। कौन सा है? प्रशांत महासागर। हिंदी में, अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? पैसिफिक ओशियन। समझ में आया? चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कंपोज द नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सारे जीडी के क्वेश्चन में पूछा जाता है। वंदे मातरम किसने कंपोज किया? किसने कंपोज किया वंदे मातरम? बंकिम चंद्र चटर्जी ने कंपोज किया। सारे जहां से अच्छा किसने किया? मोहम्मद इकबाल ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज बिहार सेपरेटेड फ्रॉम बंगाल? कौन बताएगा? कब हुआ? जो पहले जो बिहार है, हमारा जो राज्य है बिहार, वो पहले किसका पार्ट था? बंगाल का पार्ट था। फिर वो अलग हो गया। किस सन में अलग हुआ? 1911 में हुआ। कब हुआ? 1936 में हुआ। ये चीजें तुम्हें याद रखनी है कि छोड़ा भी तुम्हारा एग्जाम आने वाला, 4-5 दिन बचे, 10 दिन बचे, तुम्हें ये सन छोटे छोटे क्लियर नहीं है। व्हाट इज द नंबर ऑफ मेंबर्स इन राज्यसभा? कितने मेंबर है राज्यसभा में? राज्यसभा कौन सा सदन है? हाँ, कब कितने हैं? 250, 250, याद रखना, 250। हु इज द हाईएस्ट मिलिट्री गैलेंट्री अवार्ड? मिलिट्री गैलेंट्री अवार्ड जो वॉर टाइम में दिया जाता है उसको बोला जाता है हाईएस्ट, उसको बोला जाता है हाईएस्ट। ये 3 होते हैं एक ही सीरीज में। सबसे बड़ा होता है परमवीर चक्र, फिर होता है महावीर चक्र, तब वो होता है, फिर होता है वीर चक्र। अगर वो शांति काल में दिए जाएंगे फौज को ही, हालांकि सिविलियन को भी दिया जाता है। जो हमारे सुरक्षा सलाहकार है अजीत डोभाल, उनको मिला हुआ है क्या? पहले होता है अशोक चक्र, फिर वीर चक्र, शौर्य चक्र, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र, तो उनको मिला हुआ है कीर्ति चक्र। ठीक है, ओके। प्रिटोरिया इज द कैपिटल ऑफ व्हिच कंट्री? किसकी है प्रिटोरिया?
प्रिटोरिया 13 का बी होना चाहिए, साउथ अफ्रीका। ठीक है, साउथ अफ्रीका की होती है प्रिटोरिया। अफ्रीका एक देशों का समूह है ना। हाँ, उसकी कैपिटल है प्रिटोरिया। ये किसी क्वेश्चन पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, मुझे लग रहा है कि जो गोवा वाला पेपर हमने करा था उस दिन भी ये आया था। पढ़ाया नहीं है जीएस में। नेक्स्ट, व्हेन वाज सार्क एस्टैब्लिश्ड? व्हेन वाज सार्क एस्टैब्लिश्ड? सार्क की स्थापना कब हुई? सार्क की स्थापना कहाँ हुई? सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है, तो सार्क की स्थापना कहाँ हुई? ढाका में हुई। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? काठमांडू में। हेडक्वार्टर कहाँ है? काठमांडू में। हुई कब थी? 1985। ठीक है, और कितने देश हैं? पहले वाले पेपर में भी लोगों ने मुझे पूछा था कि सर कितने देश है, क्लियर करो। 7 है कि 8 है? कहीं 8 भी दिखा रखे, लेकिन 7 ही देश है क्लियर। उसमें मैंने तुमको देश भी बताए थे, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका और मालदीव। ठीक है, अफगानिस्तान नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, कुचिपुड़ी इज द डांस फ्रॉम व्हिच ऑफ स्टेट? मैंने तुम लोगों को इसका एक ट्रिक भेजी थी याद करने की। तो कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम, लावण्या, यही सब आते हैं। लावणी कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। याद ही नहीं कर रखा है। ठीक है, ये सब पता होना चाहिए। गरबा, गरबा कहाँ का है? गुजरात का। तो ये कौन सा है? कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। ये डांस एक पक्का आता है। बिहू और 4-5 डांस बड़े फेमस है जो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक हीटर इज मेड ऑफ वायर? किसकी जो इलेक्ट्रिक वायर है वो कौन सी धातु की बनी होती है? अगर यहाँ पर विद्युत बल्ब होता, यहाँ पर क्या होता? विद्युत का बल्ब होता, जो लाइट जलती है। अब तो कहाँ रह गए, अब तो लोग एलईडी यूज करते हैं, लेकिन जो हमारे पास पीले कलर के बल्ब होते उसके अंदर एक एलिमेंट सा लगा होता था, वो जल जाता था तो लाइट चली जाती थी, तो वो टंगस्टन धातु का बनता था। लेकिन ये बात कर रहा है किसकी? विद्युत हीटर की। तो हीटर बनता है किससे? नाइक्रोम से। ठीक है, किससे बनता है? नाइक्रोम से। बाय हुम द फिश ब्रेथ? मछलियां किसके द्वारा सांस लेती हैं? मछलियां गलफड़े होते हैं उनके, क्योंकि पानी के अंदर रहती है तो वो गलफड़ों से सांस लेती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है आवृत्ति, और आवृत्ति का जो वो होता है मात्रक होता है, वो क्या होता है? हर्ट्ज होता है। हर्ट्ज, ये आंसर हो गया इसका। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग आयरन? लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया। भाई मैंने क्या पहले पढ़ाया था साइंस में तुमको कि जब मैंने कहा इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं तो ऑक्सीकरण होता है, इलेक्ट्रॉन कोई गेन करता है तो रिडक्शन होता है। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसलिए जब भी लोहे में जंग लगेगी तो वो क्या बोलना तुमने? ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन बोलना। पता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच मिरर यूज्ड टू सेव? सेव करने के लिए, दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा मिरर यूज करते हैं? अवतल दर्पण। कॉनकेव मिरर यूज करते हैं। अवतल दर्पण उससे क्या है? बड़ा दिखाई देता है। हालांकि हम लोग जब घर में सेविंग करते हैं तो हम प्लेन मिरर में बना लेते हैं, लेकिन जो कोई हजामत वाले होते हैं वो नजदीक से देखने के लिए, वो गहराई से देखने के लिए, अगर कभी तुम ऐसे करके अवतल दर्पण देखो तो बहुत बिल्कुल क्लियर चीज दिखेगी कि कितने बाल छूटे, कितना बड़ा है, क्या है, जो भी है अंदर तक दिखाई देता है। यहाँ पे बिल्कुल स्किन बहुत डीप दिखाई देती है, इसीलिए उसमें किसका यूज कर लेते हैं? अवतल दर्पण का यूज कर लेते हैं। Which disease are caused by विटामिन बी? तो विटामिन बी की कमी से मैंने आपको पहले भी बताया है कि क्या होता है? वेरी वेरी होता है। What is the percentage of blood in human being? ह्यूमन बीइंग में, बॉडी में कितना % ब्लड होता है? कितना % होता है ब्लड? 7% ब्लड होता है। कितना होता है? 7% ब्लड होता है। 7% ब्लड होता है। सही आंसर। नेक्स्ट, ए मैन है 60 kg वेट ऑन अर्थ, हाउ मच विल बी इट ऑन द मून? अगर यहाँ पर उसका 60 किलो वजन चल रहा है तो वो पृथ्वी चांद पर जाएगा तो कितना कम हो जाएगा? 1/6, यानी 6 से भाग कर देंगे हम। कभी भी जितना भी आएगा, अगर वो बोलेगा पृथ्वी पर 80 किलो है, पृथ्वी पे 70 किलो है, पृथ्वी पे 90 किलो है, तो तुमने 6 से भाग कर देना है और उसे पता लग जाएगा तुम्हें कितना हो जाएगा? 10 kg हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 29 क्वेश्चन है, मेंडेलीव की आवर्त सारणी किस पर निर्भर करती थी? किस पर निर्भर करती थी मेंडेलीव की आवर्त सारणी? आवर्त सारणी किसने बनाई? आवर्त सारणी मेंडेलीव ने बनाई और उसको बाद में मोजले ने थोड़ा सा मॉडिफाई किया, और जो मोजले ने मॉडिफाई किया था अभी वही चल रहा है, लेकिन बनाई किसने? मेंडेलीव ने। कैसे, क्या अंतर था दोनों की? उसमें क्या अंतर दिया था उसने क्या बोला था? जो मेंडेलीव ने बनाई थी, उसने बनाई थी परमाणु भार मास नंबर के ऊपर, जैसे कार्बन का 6 और 12 है, तो उसने 12 पे बनाई थी। लेकिन जब मोजले आया, मोजले ने देखा कि बहुत अच्छा, बहुत मेहनत की है मेंडेलीव ने,
बहुत मेहनत की है, लेकिन मोजले ने क्या किया, उसने बोला कि अगर इसको हम परमाणु क्रमांक पे कर लेना तो ज्यादा गुण मिल जाते हैं, तो उससे और अच्छा बन गया वो। उसने परमाणु क्रमांक के किया मोजले ने, लेकिन जो मेंडलीव था उसने परमाणु भार पे किया। अब लोग बोलेंगे सर मेन रोल तो फिर मोजले का ही है ना कि मेंडलीव का है? मेन तो मेंडलीव का है, शुरुआत तो उसी ने करी, इतनी बड़ी पीरियोडिक टेबल का ढांचा तैयार किया, इसलिए पीरियोडिक टेबल की जो वो दी जाती है वो मेंडलीव को दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटोमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, साइटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। ये 3-4 स्टडीज होती है जो आती हैं, मैंने आपको ग्रुप में एक दिन भेजी थी कि किसकी स्टडी में क्या करते हैं, अगर पढ़ा होगा तो पता होगा। जो इंटोमोलॉजी होती है, जो हमारे इंसेक्ट होते हैं ना, कीट पतंग होते हैं, कीट पतंगों की जो अध्ययन किया जाता है वो किस में किया जाता है? इंटोमोलॉजी में किया जाता है। और अगर साइटोलॉजी होता तो क्या किसमें होता? साइटोलॉजी सेल का किसमें करते हैं? कोशिका का, कोशिका की है सेल का। साइटोलॉजी में ये भी क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, जो भी डाउट है इसके बाद मेरे से क्लियर करना। तो क्या है इसका? नेक्स्ट क्वेश्चन 27 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग, बोलना जरा क्या क्वेश्चन है? Which of the following Which of the following is Newton's law when the boat jumps back to the shore? भाई कोई मतलब नाव में था, जब वो नाव से कूद मारेगा तो क्या नाव भी पीछे को चली जाएगी ना, वो तो आगे गिरेगा। भाई वो नाव पे उसने कूद मारी, उसने नाव का सहारा लिया, जब उसने कूद मारी तो क्या होगा? नाव पीछे को जाएगी? नहीं जाएगी, जाएगी ना। अब किसी पेड़ की टहनी से कूद मारोगे अगर, तो जब पेड़ की टहनी से कूद मारोगे तो टहनी भी पीछे को जाएगी। क्यों जाती है? किस वजह से जाती है? कौन सा लॉ, कौन सा नियम है? तीसरा नियम है। कौन सा नियम है तीसरा? यस, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। जब क्या होता है, कोई बंदूक वाला फायर करता है तो गोली जब आगे जाती है तो बंदूक का झटका भी पीछे को लगता है, होता है ना। अगर हम किसी चीज को बॉक्सिंग मारते हैं तो वो हमारे हाथ में भी चोट लगती है। ये सारी क्रिया प्रतिक्रिया के नियम ही होते हैं। आगे क्या है? यही है। तो कौन सा नियम हो गया? थर्ड लॉ हो गया। ठीक है, ये हो गया 27 क्वेश्चन तुम्हारे सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच एसिड इज यूज्ड टू प्यूरिफिकेशन ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। गोल्ड और सिल्वर को प्यूरिफाई करने के लिए किस एसिड का यूज किया जाता है? किस एसिड का यूज करते हैं पता है तुम्हें? जो ज्वेलर्स होते हैं वो यूज करते हैं किसका? सर नाइट्रिक एसिड का। नाइट्रिक एसिड यूज किया जाता है ज्वेलरीज को साफ करने के लिए, स्पेशली जो सोने और चांदी की ज्वेलरीज होती है। ध्यान रहेगा, किस क्या करता है? HNO3। हो सकता है यहाँ पर क्या दिया होगा? नाइट्रिक एसिड मत लिख के HNO3 लिखा होगा, तो घबरा मत जाना ये कौन सी चीज आ गई, नहीं ये HNO3 है। अगर सल्फ्यूरिक एसिड लिखा होगा तो वो क्या है? H2SO4 है। अगर सिट्रिक एसिड लिखा होगा तो सिट्रिक एसिड ऐसे ही लिखा रहता है, क्योंकि सिट्रिक एसिड जो होता है खट्टी चीजों में सिट्रिक एसिड होता है। जब खट्टी की चीज आएगी तो तब तुम समझ जाना सिट्रिक एसिड की बात हो रही है। बताया था मैंने जब एसिड वाला चैप्टर पढ़ाया था। लेकिन जब एसिडिक एसिड की बात आएगी तो वो CH3COOH लिखा हुआ होगा। बात समझ में आ रही है पदम? इसका PDF मिल जाएगा, PDF सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द केमिकल नेम ऑफ लाइमस्टोन इज। चारों के चारों ऑप्शन नहीं आए, चारों के चारों ऑप्शन। लाइमस्टोन जो है चूना पत्थर होता है ना, जो चूना पत्थर, मैंने जिस दिन पढ़ाया था तुमको ये चूना पत्थर वाला क्वेश्चन, उस दिन मैंने तुमको बताया था। जो चौक किसकी और बनी होती है, जिस चौक से लिखते हैं, किसकी होती है? CaCO3। क्या हो गया ये? कैल्शियम कार्बोनेट। तो क्या होता है ये? कैल्शियम कार्बोनेट। या CaCl2 है ये क्या? CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, ये नहीं होता है। तो जो ये किसकी बात कर रहा हूं मैं? इंग्लिश वाले लाइमस्टोन, हिंदी वाले चूना पत्थर। तो चूना का पत्थर होता है, चूना बनता है, तो क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट होता है। चौक भी बनती है उससे, कई बार चौक भी आ जाता है कि जो ब्लैक बोर्ड पे लिखने वाली चौक होती है तो वो भी कैल्शियम कार्बोनेट होगा। ठीक है, बताओ भाई, वेयर डू मोस्ट ऑफ द फूड रीच इन ह्यूमन बॉडी? बताओ मुझे इस क्वेश्चन का आंसर।
जब मैंने इससे पहले परसों का पेपर करवाया था, उस पेपर में क्या आया था कि सबसे ज्यादा पानी कौन अवशोषित करता है, बोला था ना मैंने। तो मैंने बोला जब खाना खाते हैं तो जो खाना होता है, जो रॉ मटेरियल होता है खाने का, वो चला जाता है छोटी आंत में और पानी चला जाता है बड़ी आंत में, यानी लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है पानी और खाना चला जाता है। इसमें किसकी बात कर रहा है, खाने की बात कर रहा है। ये कहाँ चला जाएगा, छोटी आंत में चला जाएगा। नेक्स्ट पार्ट सी देखो, पार्ट सी में वो बोल रहा है कि इफ 7 men do a work in 16 days, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हमेशा ध्यान रखना कि अभी मैथ्स का पार्ट शुरू हो गया है और हमेशा टाइम एंड वर्क से एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन जरूर आते हैं। मैंने जो ट्रिक बता रखी है, आपने ट्रिक को फॉलो करते हुए आगे जाना है। यदि 7 आदमी एक काम को 16 दिन में करते हैं तो 4 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे। मैंने क्या बताया तुम लोगों को कि जब भी तुमको ऐसा लगे कि ये इस तरीके का क्वेश्चन आया है, यहाँ पर आदमी कम हो रहे हैं, यानी मैंने क्या बोला, 7 आदमी कितने दिन में करते हैं, 16 दिन में। अभी कितने, 4 आदमी कितने दिन में करेंगे, x दिन में। अब 7 से, जब 7 आदमी थे दिन लगते थे 16, अभी 4 आदमी हैं, दिन लगेंगे ज्यादा कि कम, ज्यादा। यानी क्या हो रहा है, यानी ये तो बढ़ रहे हैं, ये तो घट रहे हैं, लेकिन दिन बढ़ रहे हैं। इसलिए हम इस एरो को नीचे लगाएंगे, और क्योंकि उल्टा हो रहा है, एक बढ़ रहा है और एक घट रहा है, तो इस एरो को हम कहाँ लगाएंगे, ऊपर। मैंने हमेशा बोला है तुमको x/16 बराबर, ये सीधा सीधा आ जाएगा 7/4, यानी x बराबर ये 4 चौको 16 हो जाएगा और 7 चौको 28 दिन हो जाएगा। क्या आ जाएगा, 28 दिन। कहां पर है, कहां पर है, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। अगर तुमको ऐसा समझ नहीं आया तो मैंने बोला जो 2 भाई एक साथ दे रखे 7 और 16, 7 और 16 एक साथ दे रखे हैं। अभी कितने चाहिए हमको, 4 आए बाद में, 4 ने कितने दिन में करेंगे, 4 चौको 16, 7 चौको 28। तुम ऐसे भी इसका आंसर निकाल सकते हो। अंडरस्टूड? ये है तरीका इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अगर कोई और क्वेश्चन आएगा तो उसको मैं दूसरी ट्रिक से मैं बताऊंगा, जो हमारे पास XY वाली ट्रिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेलिंग प्राइस इज नोन टैक्सेस व्हाइल द प्रीमियम इज ₹65 एंड द प्रॉफिट इज 8%। विक्रय मूल्य ज्ञात करो जबकि क्रय मूल्य 650 है और लाभ 8% है। क्या मतलब हुआ, विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, यानी क्या ज्ञात करना है मुझे, ST। क्या ज्ञात करना है, ST। CP कितना है, 650। प्रॉफिट कितना है, 8%। कितना है प्रॉफिट, 8%। कैसे करेंगे, सिंपल सी बात है, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, क्योंकि उसने हमको CP भी दे रखा है, तो हमको CP से SP निकालना है। भाई उसने 650 रुपए में कोई चीज खरीदी, कितने रुपए में खरीदी, 650 रुपए में। अब उसने वो कितने रुपए में बेची कि उसको 8% का फायदा हुआ। किसका 8% का फायदा, प्रॉफिट का 8% का फायदा। यानी मुझे इसका 8% निकालना है। किसका 8% निकालना है, 650 का। परसेंट निकालूंगा तो क्या करूंगा, 650 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा, ये हो गया, ये हो जाएगा 5 दूना 10, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 2 चौको 8, यानी 13 चौको से कितना होता है, 13 चौको 52, तो 52 आ गया। कितना हो गया, 52। यानी खरीदा कितने में था, 650 रुपए में, बेचा कितने में, 52 ऐड कर दो इसमें, कितना हो जाएगा, 6102। यानी कौन सा आंसर है, ऑप्शन ए। समझ में आया कि नहीं आया, हाँ बोलो, कोई डाउट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। इससे आसान तरीका इसका कुछ भी नहीं है, ठीक है, कोई आसान तरीका नहीं है, बिल्कुल सिंपल है ये, क्योंकि कुछ में कुछ उसने हमको पूछा ही नहीं। नेक्स्ट हो गया, द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ध्यान से देखो क्वेश्चन को, आपस में बातें मत करो। द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज 192, मतलब 2 कोई अंक थे, उनको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 192 आता है। क्या बोल रहा है, मल्टीप्लाई करते हैं उन दोनों को तो 192 आता है, और जब बड़े वाले से छोटे वाले को घटाते हैं तो कितना आता है, 4 आता है। इसका आसान तरीका होता है, x + y बराबर ये और x × y बराबर 192 और x - y बराबर 4, है ना, तब हम सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन क्यों करें हम सीधा ऑप्शन देखते हैं ना। पहली बात क्या बोल रहा है, उनका अंतर 4 है, तो 16 में से 12 गए 4, 18 में से 5 14 गए 4, 17 में से 13 गए 4, 15 में से 11 गए 4, यानी सब में 4 है। ये तो क्लियर है। अब हमको इससे पता नहीं चला कि कौन सा ऑप्शन है। अब हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं, मल्टीप्लाई करके किसको, दोनों को। कितना आना चाहिए, 192। देखो 6 दूनी 12, 2 है लास्ट में, ये हो सकता है। 8 चौको 32, 2 है लास्ट में, ये भी हो सकता है। 7 21 नहीं हो सकता, 5 एकम 5 नहीं हो सकता। इन दोनों में से एक है, इन दोनों में से एक है। अब जब मैं 18 को मल्टीप्लाई करता हूँ 1400 से, तो 18 दशंगी तो 180 होता है,
और अभी 11 18 की 14 है, यानी 11 12 भी 13 भी 14 भी, यानी 4 गुना और, यानी कम से कम 250 से भी ऊपर जाने वाला है। तो ये भी नहीं हो सकता, यानी बचा ये यही होगा। अब तुम देखो 16 को 12 से गुणा करके 16 दशम की 160 होता है, और 16 दूनी 32, अगर मैं उसमें और जोड़ दूं तो 2 16 और 3 19 192, और यही इसका आंसर है। समझ में आया? जब भी तुमने करना है तुमने इसके ऑप्शन से करना है। अगर इसका वैसे फॉर्मूला क्या है, एक्स वाई बराबर 192 और एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई बराबर 4, ऐसे करके हम इसको सॉल्व करते हैं। फिर हम कैसे निकालते हैं इसको, फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं। उससे अच्छा हम इसको सीधा ऑप्शन से देंगे, खत्म कहानी, क्यों हम लंबा बात बनाएं। ठीक है, बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, स्पेंड 16 रुपीज मोर टू कैरी इट, spends 16 rupees more to carry it if he sells the fan for rupees 1300, then what is the percent profit। एक दुकानदार 1200 रुपए में एक पंखा खरीदता है, क्या है 1200 रुपए, कॉस्ट प्राइस सीपी है, बोलो भाई सीपी है, और उसे ले जाने में 16 रुपए और खर्च करता है। 1200 रुपए लिए 16 रुपए उसने टैक्स उसके भी दिए, किसके, गाड़ी घोड़ा जिसमें भी उसमें किया, तो 16 रुपए और जुड़ गए, तो कितना हो गया ये 1216, यानी सीपी 12 से 16 हो गया। 16 रुपए और तो लगे उसके, तो सीपीआ 12 से 16 हो गया, कदम लिखने की जरूरत नहीं है, 12 से 16 हो गया। यदि वह पंखे को 1300 में बेचता है, अब उसने बेचा कितने में है, 1300 में बेचा है, कितने में 1300 में, तो अब क्या बोल रहा है वो, उसको लाभ कितना प्रतिशत हुआ। भाई मैं 13 में से 1216 को घटा दूंगा तो कितना आ गया 84, यानी उसको 84 रुपए का फायदा। कितने रुपए का, अब हुआ कितने पे, हम देखते हैं हमेशा किस पे, सीपी पे, तो 1216 गुणा गए 100। ठीक है, अब मैं इसको काट के देखूंगा, 4 से देखो ये भी कटता और ये भी, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 तिया 12, फिर 0 और 4 चौको 16, अब हो गया 21। अब ये किससे कटेगा, तो 21, 4 और 3 7, और 21 बटे 304, चलो 2 से इसको काट लेते पहले, ये हो गया 50 और ये हो गया 152, ये फिर कट रहा है, ये कितना हो गया 676 हो गया, ये कितना हो गया 25। अब ये 76 हो गया और ये 25 हो गया, अब यानी 21 25 बटे 76। अब इसको पॉइंट में आना है, ये तो क्लियर लग रहा है कि ये किसमें आएगा, पॉइंट में आएगा। कैसे, अभी मैं 25 से कम 25, 25 दूना 50 बटे 76। अब देखो कितना आएगा ये, अब इसको डिवाइड करके देखो कितना आ रहा है, कितना आएगा 76 6,000, ठीक है। अब 6 पॉइंट कौन से में, 6 पॉइंट डी में। हमेशा ऐसा करना है कि जब तुम्हारी थोड़ा सा कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा हो गई है, तो जब ये 100 से मल्टीप्लाई होगा, तुम सीधा इसको ही डिवाइड करके देख लेना, क्योंकि जो 100 से मल्टीप्लाई होगा वो तो पता लग ही जाएगा हमको बाद में, कि 0.06.90 ऐसे आना था इसमें। ये जब हम इसको मल्टीप्लाई करते तो 0.0690 आता, जब 100 से मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ चला गया। तो थोड़ा सा शुरू कर देते, 6 और किसी में है ही नहीं, तो जाकर आगे करना ही नहीं, सीधा उसका आंसर निकाल देते। ठीक है, बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 90। ये दोबारा आ गया क्वेश्चन। अच्छा, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 90 इफ देयर इज डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स फाइंड द नंबर। दो संख्याओं का योगफल 90 है, यदि उन संख्याओं में 40 का अंतर है, इसमें 40 रह गया, इसमें है ना, इफ द डिफरेंस ऑफ 40 है तो सही, 40 का, दो संख्याओं का योगफल 90 है, यदि उन दोनों संख्याओं में 40 का अंतर है। अभी देखो जोड़ते हैं तो कितना होता है 90, घटाते तो कितना होता है 40। भाई 33 और 57 है क्या, नहीं हो सकती। 37 और 53 है क्या, नहीं हो सकती। 40 और 50 है क्या, है, हो सकती है। 25 और 65 है, देखो 65 में से 25 गए 40, 65 और 25 जोड़ा 90, तो क्या हुआ, यही फिल करता है ना, तो यही आंसर है। बस सब ऐसा, जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो तुम्हें किससे सॉल्व करना है, ऑप्शन से सॉल्व करना है, और वो अपने आप ही दिख जाता है। ये देखो अपने आप ही दिख जा रहा है, इनमें भी वो उन्हीं का अंतर पता चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, क्या है क्वेश्चन,
Ram scored 120 out of 300, while Mohan scored 140 out of 400. Who among Ram and Mohan got more marks? भाई राम ने 300 में से राम ने लिए 120, कितने में से? 300 में से। और दूसरा कौन है? मोहन ने कितने लिए? 140, कितने में से? 400 में से। अब तुमको ये बताना है, ये दोनों फ्रैक्शन बन गई, दोनों क्या बन गई? भिन्न बन गई। अब तुमने बताना है कि कौन सी भिन्न बड़ी है, यही तो बोल रहा है वो। तो तुमने इसको 0 से 0 काटा, ठीक है, और ये हो गया 12, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, ये कितना आ गया? 2/5। कितना आ गया? 2/5। इसको काटा मैंने 0 से, इसको 0 से, 2 7 14 20। अब इसमें क्या बोल रहा था वो कि राम और मोहन में से किसने ज्यादा अंक प्राप्त किए? एक 2/5 है, क्या है? दूसरा क्या है? 7/20। इन दोनों भिन्न में से कौन सी बड़ी है, मुझे ये बताओ पहले, कैसे पता लगेगा? 0.4 आएगा ये, ठीक है, और ये क्या आएगा? 0.3, 20 के 60 होता है ना, 0.3 और जो भी होगा आगे, लेकिन 0.4 बड़ा है। कौन ज्यादा लिया? राम ज्यादा लिया। एक तरीका ये। दूसरा तरीका, इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 13 का। इनका डिफरेंस कितना है? 3 का। इससे भी मैंने बताया था ना, पता लगेगा। लेकिन यहाँ पर अंतर क्या है, यार जो हर है ना इसका, जितना हर बड़ा होता है ना, हर का मतलब क्या होता है? डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर जितना बड़ा होता है उसकी वैल्यू उतनी कम होती जाती है। मैं इसको और तरीके से भी कर सकता था। कैसे? ये 20 था, ये भी 20 था, मैं इसको भी 20 बना लेता हूँ, तो 5 चौको 20, तो मुझे 4 से इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ता, तो 8। अब देखो हर बराबर हो गए, तो ऊपर कौन बड़ा है? 8 बड़ा है कि 7 बड़ा है? 8 बड़ा है, यानी राम बड़ा है। दूसरा तरीका ये, ठीक है। नेक्स्ट, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लेन की जितना स्क्वायर, व्हाट इज द लेंथ इज मीटर। एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल, ये है देखो आयताकार मैदान। आयताकार क्या होता है? रेक्टेंगुलर फील्ड, जिसका पूरे का क्षेत्रफल कितना है? यानी अगर एल और इंटू ये एल हो गया, ये बी हो गया, यानी एल इंटू बी क्या होगा, तो कितना आया होगा? 12500, यही है मीटर स्क्वायर है। अब वो बोल रहा है लंबाई 125, और अगर इसकी लंबाई 125 मीटर हो, यानी ये तो एरिया हो गया। अब इसमें से लंबाई में से क्या है? ब्रेथ निकालनी है, ये ब्रेथ निकालनी है, तो लंबाई क्या है? 125 है। 125 से 125 की कम, कितने जीरो बच गए? 0। और 1 मीटर का होगा तो 1 मीटर से ये मीटर, तो 100 मीटर बच जाएगा। कितना बच जाएगा? 100 मीटर। बिना पेन के भी तुम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तुम्हें दिख रहा है 125 है, तो 125 में 125 से 125 1 जा और 2 जीरो लग गए, तो 100 बच जाएगा। 100 मीटर आपका, ठीक है। नेक्स्ट 38, क्या बोला? राम does a work in 10 days and Mohan in 15 days. In how many days will they complete the same work? भाई राम कितने दिन में करता है? 10 दिन में। मोहन कितने दिन में करता है? 15 दिन में। दोनों की गुणा कर दो, ऊपर नीचे दोनों को जोड़ दो। 15 छक्के 150, 15 25 25, 25 छक्का 150, 6 दिन में। यही इसका आंसर है। ठीक है, ठीक है, बस इसी से करना है। और एक दिन वाला चीज नहीं करना, सीधा ट्रिक लगानी है, सॉल्व करके भाग जाना आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द एरिया ऑफ ए सर्कल, एक सर्कल है भाई, क्या है? सर्कल, उसका एरिया कितना बोल रहा है वो? एरिया इज इक्वल टू 154 मीटर स्क्वायर, यानी पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। मीटर स्क्वायर जरूर लिख लेना। हालांकि तुम्हें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तुम्हें रफ करो तो लिखने की जरूरत नहीं है, उसकी त्रिज्या याद कीजिए। भैया आर निकालना है, क्या निकालना है? आर। तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 154 बटे पाई, तो 22/7, यानी 7 ऊपर चला जाएगा, तो 22 7 154, यानी आर स्क्वायर बराबर 7 गुना के 7, तो आर बराबर 7 मीटर। क्या आ जाएगा? है कहीं पर ऑप्शन? ऑप्शन सी। ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर। डायगोनल का मतलब क्या होता है? हिंदी में इसको विकर्ण बोलते हैं। कहीं लिखा हुआ है, हिंदी में लिखा हुआ विकर्ण।
भाई ये क्या है, एक स्क्वायर है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। वो बोल रहा है ये डायगोनल है। क्या है ये डायगोनल है। इसकी लंबाई कितनी है, 12 सेंटीमीटर। यही पूछ रहा ना, व्हाट डायगोनल स्क्वायर। अच्छा नहीं, ये 12 नहीं है। क्या नहीं है, ये जितनी भुजाएं है ना 12 यही बोल रहा है वो, यही बोल रहा है ना। वो बोल रहा है कि क्या निकालना है, इसका डायगोनल निकालना है या विकर्ण निकालना है। विकर्ण निकालने का आसान तरीका क्या होता है, हम पाइथागोरस थ्योरम से करते हैं। कौन सी थ्योरम से, पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, पाइथागोरस थ्योरम अगर मेरे को ये 90 डिग्री है, अगर मैं इससे देखूं तो ये h का स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अभी ये h क्या है, h है हाइपोटेन्यूज जिसको कर्ण बोलते हैं। ये क्या है, ये लंब है और ये आधार है। लंब और आधार एक है, लंब और आधार यानी 12 है, दोनों एक है, अलग अलग तो नहीं है ना। जब अलग अलग नहीं होते तो इसका मतलब ये देखो, ये क्यों ये एक होते हैं। हमें हर समकोण त्रिभुज, हर जो अगर हम वर्ग की बात करें तो ये एक ही होंगे क्योंकि वर्ग है, चारों भुजाएं बराबर है। तो इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पर जो एंगल होता है ना वो 45 डिग्री का बनता है और 45 डिग्री का वहां बनता है। और 10 हम इसको 10 से सॉल्व करते हैं तो 10 45 की डिग्री की मान एक होता है कि नहीं। लेकिन हमको क्या चाहिए, हमको कर्ण चाहिए। कर्ण क्या होता है, कर्ण जो होता है यानी जो उसमें टाइम में कर्ण नहीं आता, कर्ण साइन में और कॉस में आता है, ठीक है। पर ये ध्यान रखना, सीधा इसको मैं पूरा का पूरा सॉल्व करूं, ये 144 गुणा के 2 ऐसा होगा। ये जब मैं पूरा सॉल्व करूंगा तो 144 गुणा के 2 आ जाएगा ये h स्क्वायर इक्वल टू, और जब मैं h की h निकालूंगा तो ये क्या होगा, 144 गुणा के 2 होगा, और जो ये 144 है ये बाहर आके क्या बन जाएगा, 12 बन जाएगा, और √2 अंदर रह जाएगा तो 12 √2 इसका आंसर आ जाएगा। वैसे अगर सॉल्व करोगे तो ऐसा होगा, लेकिन कभी भी देखना अगर तुमको किसी भी इसका वर्ग में अगर तुमको इसका डायगोनल पूछा हुआ है, अपने आप उसके पीछे √2 लगा देना, वही उसका आंसर है। कोई सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जो 45 निकाल रहे हैं ना, ये 45 डिग्री जो है ये साइन 45 या कॉस 45 से निकलेगा, क्योंकि हमको कर्ण चाहिए। और साइन 45 और कॉस 45 दोनों की वैल्यू क्या होती है, 1/√2 होती है। कितनी होती है, 1/√2 होती है। तो 12√2 क्रॉस मल्टीप्लाई करके 12√2 आ जाता है। तो कभी भी अगर समकोण त्रिभुज जो वर्ग स्क्वायर पे अगर इसका डायगोनल निकालना है तो सीधा √2 लगा देना, खत्म कहानी, कुछ भी सॉल्व नहीं करना। समझ में आया। जैसे तुमने क्वेश्चन देखा, क्या देखा, जैसे तुमने क्वेश्चन देखा कि इसमें वर्ग दे रखा, स्क्वायर दे रखा, उसका विकर्ण निकालना, डायगोनल निकालना, सीधा 12√2 बस। नेक्स्ट क्वेश्चन समझ में आया। नेक्स्ट, और फिर √2 से डिवाइड हो जाएगा। एक विद्यालय में 4/5 बच्चे लड़के हैं। यदि लड़कियों की संख्या 200 है, भाई कितने बच्चे हैं, 4/5 बच्चे कितने टोटल, 4/5 अरे बच्चे टोटल कितने हैं, 200 लड़कियां, 200 लड़कियां लड़कियां हैं। और टोटल एक विद्यालय में 4/5 बच्चे लड़के हैं। दो तरीके से इस क्वेश्चन को मैं तुम्हें सॉल्व करके बताऊंगा। कैसे, अगर मैं x मानता हूं, क्या मानता हूं, x मानता हूं तो 200 लड़कियां हो गई। कितनी लड़कियां हो गई, 200 प्लस 4/5x, x का 4/5 ही तो है, इक्वल टू कितना, x। भाई समझ में आया कि नहीं आया। ये टोटल हो गए x, उसमें अगर मैं 200 जोड़ू और x का ही 4/5 जोड़ू तो टोटल क्या होगा, x हो जाएगा। अब मैं इसको सॉल्व करूं तो क्या होगा, ये अगर मैं उसको उधर भेजता हूं, क्या मैंने इक्वेशन बनाई थी, 200 प्लस 4/5 x इक्वल टू x, ठीक है। अब मैं इसको सॉल्व करूं तो मैं इसको उधर भेजता हूं तो 200 इक्वल टू, ये वहां जाके माइनस का हो जाएगा, 4x/5 यानी 5x माइनस x, 4x, x 1 बच जाएगा, यानी 200 बराबर x/5 और x बराबर 5 दूना 10। कितना आ गया आंसर, 800 नहीं, 200 माइनस 1000 आया ना। 2 मिनट, कितना आया, x माइनस 4x/5। अब x क्या हो गया, ये x/5 बराबर 200 हो गया, तो x का मान कितना आ गया, 1000। यानी कि जो टोटल बच्चे हैं स्कूल में वो कितने हैं, 1000। वो पूछ क्या रहा है हमें, लड़कों की संख्या क्या होगी। तो लड़कियां कितनी है, 200, टोटल कितने हैं, लड़कियां कितनी होंगी, घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, कहाँ है ऑप्शन सी,
ऑप्शन सी 800। अभी इसको करने का कोई और तरीका है क्या? यही तरीका आसान है, बताओ कोई और तरीका? भाई ये 4/5 जो है क्या है? 4/5 जो है किसका क्या है? ये 4/5 ये बच्चे हैं, 4/5 लड़के हैं, 4/5 लड़के हैं। यानी अगर टोटल बच्चे कितने हैं? 5, तो लड़के कितने हैं उसमें से? 4। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है जो मैं बोल रहा हूं? कभी भी जब बटे की बात, जब मैंने तुमको प्रॉफिट एंड लॉस बताया था उसमें भी मैंने ये चीज बताया थी, जब SICI बताया था कि क्या है? 4/5 है। यानी 4/5 का मतलब क्या है कि भैया टोटल बच्चे कितने हैं? 5 हैं, जिसमें से लड़के कितने हैं? 4 हैं। समझ में आया? यानी लड़कियां कितनी होंगी? भाई टोटल बच्चे कितने हैं? लड़के कितने हैं? तो लड़कियां कितनी होंगी? 1। कितनी होगी लड़की? 1। और एक वो एक क्या है? 200। वही एक तो 200 है, वही एक तो 200 है कि नहीं है? तो जब लड़कियां 200 हैं, एक 200 है, तो लड़के कितने थे? 4। तो 4 दूनी 8, तो लड़के कितने हो जाएंगे? 800 हो जाएंगे। समझ में आया कि नहीं आया? इस तरीके से और आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, बढ़े आगे। क्वेश्चन नंबर 42। When writing a count from 1 to 100, how many times does 1 occur? 1 से 100 तक गिनती लिखने पर एक अंक कितनी बार आएगा? मुझे बताओ कितनी बार आएगा? 1 से 100 तक गिनती लिखेंगे, इसको रट लेना भैया, रट। भाई जब मैं उसको 1 से 9 तक लिखूंगा तो कितनी बार आएगा? एक बार आएगा, है ना? जब मैं उसको 10 से 20 तक लिखूंगा तो कितनी बार आएगा? 10 से 20 तक लिखूंगा कितनी बार आ रहा है? कितनी बार एक आ रहा है 10 से 20 तक लिखने में? अरे यार 10 से 20 तक लिखने में कितनी बार आएगा? बताओ फटाफट बोलो। या 10 में आया, 11 में आया, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 कितनी बार आया? फिर 9 बार बोल रहा है यार। 11 से लेकर 19 तक, अभी 9 ये 10 भी नहीं होगा, बल्कि ये क्या होगा? क्या होगा? 10 बार तो वैसे आ रहा है, लेकिन एक इसमें एक डिजिट ऐसी है जिसमें 2 इक्के आते हैं, वो क्या है? 11 है। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 12। समझ में आ रहा है कैसे 12 हुए? कहां से 12 हुए? अरे एक तो 11, इसमें 2 हो गई, हुई ना? लेकिन 10 भी तो है। 11 से 9 तक कितनी गिनतियां हो रही हैं? बताओ। 10 तो यही हो जा रहे हैं। अगर मैं बात करूं इसमें 2 भी तो और एक ये भी तो है। एक 10 में हो गया, एक कितने में हो गया? 10 में हो गया। देखो एक हो गया 10 में, 2 11 में हो गए 2, ठीक है। फिर 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, बोलो 9, 10, 11। हाँ 11 बार होगा, 11 बार, क्योंकि हम 10 को भी काउंट, 10 से 19 तक, 10 से 19 तक कितनी गिनतियां हो रही हैं? 10 से 19 तक कितनी गिनतियां हो रही हैं? 10 गिनतियां हो रही हैं। तो 10 एक होगा, लेकिन 11 में 2 बार है तो इसलिए ये 2 आएगा। तो 11 और 1 12, यानी कितने तक हो गए ये? 12 तो कहां तक हो गए? 20 तक ही हो गए। इसको रट लेना है तुमने, इसको रट लेना है कि अगर कैसे आए। देखो अगर 1 से 50 आए, 1 से 50 आए, तो मेन जो कंफ्यूजन है वो 1 से 20 तक का है। तो 120 में कितने हैं? 11, टोटल 12 हो गए। एक पहले भी तो आता है, टोटल कितने हो गए? 12। 1 से 20 तक कितने हो गए? 12। यहां तक तुम्हें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, यहां तक क्लियर होना चाहिए। उसके बाद तुम्हें पता है कि जैसे जैसे 2 से 100 तक बढ़ेगा तो हर एक में एक एक ही आएगा। 91 में एक आएगा, 81 में एक आएगा, यानी 2 से 100 तक कितने होंगे? बोलो। एक 20, एक 2 में, एक 3 में, एक 4 में, 5 में, 6 में, 7 में, 8 में, 9 में और 10 में। कितनी बार आएगा? 9 बार आएगा। कितनी बार आएगा? 9 बार आएगा। तो अगर 12 + 9 देखूं तो कितना आ रहा है? 21। तो ये इसका आंसर हो गया बी। लेकिन अगर ये बोलता कि 50 तक कितने होंगे तो फिर कैसे पता चलेगा? यहां तक तो 12 ही रहेंगे। फिर एक आ गया 21 में, एक आ गया 30 वाले में, 31 में, एक आ गया 41 में। तो कितने हो गए? 15 हो गए। इसको रट लो, रट लो, इसको रट लो कि 1 से 20 तक
1 से 50 तक और 1 से 100 तक। जैसे कि मैंने नंबर सिस्टम पढ़ाया था, नंबर सिस्टम में मैंने तुम लोगों को क्या बताया था कि जो प्राइम नंबर होते हैं 1 से 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, कितने होते थे? 25 होते थे। प्राइम मतलब अभाज्य संख्या। तो मैंने बताया था ना कि 1 से 10 तक कितनी, इसको ऐसे याद करना है तो इसको ऐसे याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है भाई। A रेशियो B कितना है? 2:3। B रेशियो C कितना है? 4:5। मैंने हमेशा बोला A के नीचे A रखेंगे, B A के नीचे कुछ है ही नहीं, B के नीचे B रखेंगे। तो मैंने B यहाँ पर क्या कितना था? B यहाँ 3 था, यहाँ कितना था? 4, उसके नीचे वो रख दिया और ऐसे कर दिया। मुझे चाहिए क्या? मुझे चाहिए AC चाहिए। मुझे क्या चाहिए? AC। अब ये अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये ABC निकलेगा। मैंने बोला यहाँ पर कुछ नहीं है, ये 4 यहाँ नहीं, तो यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ ले जाता हूँ। 4 दूनी 8, 4 दिया 12, 5 दिया 15। मुझे क्या चाहिए भाई? A और C, A और C, यानी 8:15। कौन सा वाला है? C वाला। समझ में आया क्या हुआ? ठीक है, आया समझ में? नेक्स्ट देखो, और तरीका बताऊं इसका? इसका आसान कोई तरीका नहीं। एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं, एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर। ये देखो, ये रहा समकोण त्रिभुज। कैसा होता है? ऐसा होता है, जिसका ये 90 डिग्री होता है। क्या बोल रहा है वो? इसकी भुजाएं 3, 4 और 5 सेंटीमीटर है। 3, 4 और 5। अब तुम बोलोगे कि सर इसी को क्यों 5 दिया? क्योंकि समकोण त्रिभुज में जो ये भुजा होती है, जिसको हम कर्ण बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, वो हमेशा बड़ी होती है। वो बोल रहे हैं इसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो भैया इस 5 से मुझे कोई मतलब ही नहीं है, मुझे पता लग गया 5 है, ये अलग है। ये जब भी ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है। ये पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या होते हैं पता है? एक इसका स्क्वायर करूंगा और इन दोनों के स्क्वायर के बराबर होगा तो वो पाइथागोरस ट्रिपलेट होते हैं। ठीक है, जैसे कि क्या होता है 12, 13 और 5। ऐसा होता है ना, 12 का 12 144, 13 के बाद 69 होता है, और उसमें से 69 में से 25 घटाऊंगा तो 144 बचता है। इनको भी पाइथागोरस ट्रिपलेट बोलते हैं। इसको निकालना मैंने तुम लोगों को ऑलरेडी बता रखा है कि कैसे निकालते हैं। अब मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज का जो 1/2 गुणा के आधार इंटू बेस, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। समझ में आया? किसी भी त्रिभुज की जो अगर उसमें ऊंचाई दे रखी है और आधार दे रखा है तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। 2 दूनी 4, 3 दूना 6। क्या आया? 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। आया समझ में? अभी कोई बोलेगा सर क्यों आप इसको क्यों 4 ले रहे हो? इसको 4 लो और इसको 3 लो, है ना? ठीक है, मैं वो ले लेता हूं, तभी भी तो वही बात हो जाएगी, घटेगा तो वैसी। तो आंसर क्या आएगा? ये आएगा। क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट विल बी द, बाकी अगर कोई क्वेश्चन अगर ऐसा आता है ना जिसमें कि 3 भुजाएं दे रखी हैं त्रिभुज की और दे ही नहीं रखा कि कौन सा है, तो उसमें कौन सा फॉर्मूला लगता है? हेरोइन्स फॉर्मूला लगता है, S S माइनस A S माइनस B S माइनस C वाला। ठीक है, ओके। व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 10 इवन नंबर्स। जो पहले 10 इवन नंबर है इनका क्या होता है भाई? अगर ये होता ऑड नंबर, विषम संख्याएं होती तो मैं उसका स्क्वायर कर देता, मैंने आपको बताया था। लेकिन ये क्या है? इवन नंबर है, तो ये क्या होगी? n+1। n मतलब 10, n मतलब 10 और 10 अरे 11। कितना होगा? औसत क्या होगा? क्या होगा? इनका औसत कितना होगा? 11 की। ये तो इनका सम हो गया सबका, ये तो सम आ गया 1 से 10 तक। लेकिन अभी मुझे क्या निकालना है? इनका औसत। तो कितनी संख्याएं थी टोटल? 10 थी, तो मुझे 10 से भाग करूंगा, यही करते हैं ना, टोटल सम बटे जितने नंबर है। तो कितना आएगा? 11। 45 का कितना? नहीं 11 डी। आया समझ में कि नहीं आया? समझ में आया? हो सकता है वो सीधा पूछता, वो औसत नहीं पूछता, सीधा पूछता जोड़ कितना होगा, तो जोड़ 110 होगा। लेकिन उसने औसत बोला है तो हमारे पास कितना होता है? टोटल का हम सम करते हैं, टोटल जब उसका हम ऊपर सम करते हैं और नीचे जितने नंबर होते हैं, जितनी बार वो आता है वो लिख देते हैं, वही आंसर आ जाता है। तो आंसर क्या आ गया? 11 आ गया। समझ में आया? तो ये हो गया मैथ्स का पार्ट भी सॉल्व। अब चलते हैं पार्ट डी में। पार्ट डी में रीजनिंग वाला, फ्लाई, एयर, स्विम। भाई उड़ते हैं हम हवा में, तो तैरेंगे हम पानी में। है कहीं पानी?
144, 121, 100 इस सीरीज में निकालना है भाई। 12 का वर्ग है, 11 का है, 10 का है, 9 का है, तो 8 का ही आएगा यहाँ पर। 8 का कितना होता है? 64 होता है। यही आंसर है। ठीक है, बड़े सिंपल सिंपल है। नेक्स्ट 48। नेक्स्ट क्या है? 48। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सिलेक्ट द ऑड पेयर। ऑड पेयर का मतलब क्या होता है कि 4 होंगे, चारों में से 3 एक जैसे भाई होंगे, चौथा भाई उनके खाने का नहीं होगा, उनसे मैच नहीं करता होगा। जैसे मून, मार्स, वीनस और जुपिटर। अगर वीनस और जुपिटर और मार्स की बात करूं तो ये तीनों के तीनों क्या है? ये तीनों के तीनों प्लेनेट है, ग्रह है। ये जो मून है यही है क्या है? सैटेलाइट। किसका? पृथ्वी का। तो ये अलग है, तो इसका आंसर क्या होगा? यही होगा। बढ़े आगे। लास्ट क्वेश्चन, नहीं 49 क्वेश्चन है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। इस तरीके का क्वेश्चन एक आना ही आना है। ये जो हमने पिछले दोनों पेपर सॉल्व किए, उन दोनों पेपर में किसी में भी ये डायरेक्शन वाला क्वेश्चन नहीं था, इसलिए ये क्वेश्चन मैंने इसमें अलग से डलवाए हैं। संदीप पूर्व दिशा में 40 मीटर चलता है, ये चला हुआ पूर्व दिशा में। कभी भी ध्यान रखना, पहले अपने दिमाग में दिशाएं बना लेना। ये इधर ईस्ट, इधर वेस्ट, इधर नॉर्थ और इधर साउथ। पूरब, ये पूरब हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये उत्तर हो गया और ये दक्षिण हो गया। ठीक है, पूरब की तरफ चला है वो। पूरब की तरफ कितना चला वो? 28 मीटर। 28 मीटर। ये चला हुआ 28 मीटर। ओके, आगे। एंड देन टर्न्स टू हिज लेफ्ट। लेफ्ट मुड़ गया भाई। 15 मीटर। एंड मूव 15 मीटर। कितना मीटर चला? 15 मीटर। देन एंड देन ही टर्न्स टू हिज राइट। फिर राइट मुड़ गया भाई, इधर को मुड़ गया पूरब, राइट। एंड मूव्स 25 मीटर। ठीक है, आफ्टर ही टर्न्स टू द राइट और मूव्स 15 मीटर। फिर ये आ गया 15 मीटर। 45 होगा। 25 है। है? पहली दिशा से ना ऊपर 25 लिख रहे हैं, 28 लिख रहे हैं आराम से। नहीं, दोबारा बोलो। हिंदी में सर ऊपर 20 मीटर लिख रखा है, इंग्लिश में नीचे होता है। हाँ, ये 20 मीटर है। ये 20 मीटर है। ठीक है, ओके गुड। ये वैसे करेक्शन कर दिया था गलती, लेकिन ये सेव नहीं हुई है। ये 20 मीटर है, क्योंकि यहाँ पर 20 दिया है तो हिंदी में भी 20 ही होगा, इंग्लिश में भी 20 ही होगा, है ना? तो 20 ही है। लो 20 ही है। अब क्या बोल रहा है वो? वह अपने शुरुआती बिंदु से कितनी दूर है? भाई ये 20 हो गया, है ना? अब ये कुछ काउंट नहीं होगा, क्योंकि वो विस्थापन पूछ रहा है, उसका डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है। तो ये इतनी दूर यहाँ पर आया, तो ये 15 ही तो है। और 20 और 15 वो 25 है सर, 25 है, 45 25 ये 25 गया हुआ है। चला फिर 25 मीटर। ओके, देखो संदीप मूव्स 20 मीटर ईस्ट, टर्न्स लेफ्ट, मूव 15 मीटर। अच्छा, ये 15 है। फिर 25 मीटर। ही टर्न्स राइट 25 मीटर। ये 25 मीटर है, वेरी गुड। और फिर ये राइट और 15, यानी ये कितना होगा? ये वाला भाग ये भी 25 होगा। और ये कितना है? 20 है। और 20 और 25 45। ये वाला इसका आंसर। तो ये जरूर लिखना है। जब ये मैंने मुड़ाया, मैंने यहाँ पर नहीं लिखा, तो मैंने यहाँ, क्योंकि 15 लिखा था, मैंने 15 ही लिख दिया। ऐसी गलती होती है क्वेश्चन में, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन पेपर में टाइम कम होता है, हम टाइम का प्रेशर ले लेते हैं अपने ऊपर। तो हमें गलतियां, कुछ समय पहाड़े याद नहीं आते। 12 दूनी करोगे तो शायद तुम गुणा करके देख लोगे 12 दूनी, ऐसा होता है। तो तुमने क्या करना है, जब भी ऐसा सॉल्व कर रहे हो 20 पक्का ये चीजें लिखनी है, ताकि जोड़ोगे तो जोड़ते हुए क्लियर कट हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लास्ट वन, 50 नंबर क्वेश्चन क्या है? पढ़ो। मोहन टर्न्स 20 मीटर वेस्ट। मोहन टर्न 20 मीटर वेस्ट एंड टर्न राइट। भाई मोहन, जो यहाँ मोहन है, यहाँ सुरेश हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं, इसको भी हम सुरेश ही कर लेते हैं, बात तो एक ही है। नाम से तो कोई आंसर पे फर्क पड़ने वाला है नहीं। सुरेश 20 मीटर पश्चिम की ओर चला, ये पश्चिम की ओर चला गया, क्यों जाकर दाएं मुड़ गया, दाएं मुड़ गया ये। और 30 मीटर चला और फिर दाएं मुड़ा, फिर ये दाएं मुड़ गया। ये देखो, पहले सुरेश 20 मीटर चला, फिर कितना चला? फिर 30 मीटर चला, फिर वो दाएं मुड़ा और 20 मीटर चला, फिर 20 मीटर चला, यानी ठीक इसके बराबर चला गया। अब वो किस दिशा की मुंह और मुआ करके खड़े, किस तरफ है उसका मुंह? ईस्ट में। भाई जिधर से चला था उसके अपोजिट में हो गया, तो पश्चिम की तरफ चला था, तो अब किधर? ये ऐसे चला था, तो अब कैसे हो गया? ऐसे हो गया। तो बिल्कुल अपोजिट में हो गया। किधर हो गया? पूरब की तरफ उसका मुंह हो गया। कभी भी डायरेक्शन वाले क्वेश्चन आएंगे तो इनको 100% पेन का यूज करके बना के ही देखना है। थोड़ा सा भी गलत हो गया, अब वो यहाँ पर है, अब इसका मुंह किस तरफ है? हो सकता क्वेश्चन के लास्ट में बोलते था कि वो 15 मीटर चल के दाएं को मुड़ गया,
है ना। तो तुमने ये एरो बना के दिखाने हैं उसको, ऐसे ये गया ये गया ये गया। अगर दाएं को मुड़ा होता तो नीचे को, और जैसे कि मैंने पहले ही बताया है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ये बना लेना है तुमने पहले ही अपने दिमाग में, ठीक है। एक बात, अगर ABCD वाला क्वेश्चन कभी भी आता है रीजनिंग में तो ABCD तुमने पहले ही नंबर वाइज लिख के रख देनी है। तो ये था हमारा 3rd नंबर पेपर, बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर था और बहुत आसान पेपर भी था, कोई टफ नहीं था। जो तीनों का तीनों पेपर, जो पेपर नंबर 1, पेपर नंबर 2 और पेपर नंबर 3 तुमने किए, उम्मीद है कि इनमें से पूरा का पूरा पेपर तुम्हारा बन जाएगा। हो सकता है कि कोई डिजिट हेर फेर हो जाए, लेकिन जीके और जनरल साइंस के बहुत क्वेश्चन बनेंगे। इसके अलावा भी हम डिस्कस करेंगे जब तक तुम्हारा पेपर नहीं हो जाता, ठीक है।